एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में बात किया था। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी और मेटाप्लेजिया, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन मेरी पिछली वीडियो जो कि सेलुलर एडेप्टेशन के ऊपर है उसको आप जरूर देखिएगा, राइट, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिलहाल आइए शुरू करते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी, राइट। सो रिवर्सिबल सेल इंजरी, okay, tell me what is the most common cause of cell injury? Come on, tell me, you know, hypoxia, right? Hypoxia is the most common cause of cell injury. ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, right? Hypoxia is injurious stimulus here. So let me write hypoxia. मान लेते हैं हाइपोक्सिया यहाँ पर इंजूरियस स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। And what happens in hypoxia? Decrease oxygen. Decrease oxygen to a particular tissue is known as hypoxia, right? अब देखो, मान लेते हैं हाइपोक्सिक कंडीशन डेवलप हो चुकी है। अब इस हाइपोक्सिक कंडीशन में कौन सा सेल ऑर्गेनेल सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? Mitochondria. Mitochondria is the cell organelle which is most commonly affected in the case of hypoxia, right? So mitochondria. And inner membrane of the mitochondria is the site of oxidative phosphorylation. What does it mean by oxidative phosphorylation? Synthesis of ATP in the presence of oxygen. अब ऑक्सीजन की तो प्रेजेंस यहाँ पर डिक्रीज कर रही है, ऐसी कंडीशन में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन डिक्रीज करेगा, और जब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन डिक्रीज करेगा तो एटीपी की कमी होगी, एटीपी की सिंथेसिस ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। सो इन द कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया, डिक्रीज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और जब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन डिक्रीज करेगा तो एटीपी डिक्रीज एटीपी, राइट, ओके, ठीक है। देखो, अभी एटीपी की सिंथेसिस डिक्रीज कर चुकी है। अब इस कंडीशन में एटीपी की सिंथेसिस जो डिक्रीज की हुई कंडीशन है, इसके तीन डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, राइट। एटीपी की सिंथेसिस डिक्रीज करने से तीन घटनाएं घटेंगी, तीन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ओके। चलो, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? देखो, ये जो दिस इज नॉर्मल सेल, अभी जो नॉर्मल सेल है इसमें क्या होता है? देखो, नॉर्मल सेल में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम करता है। So suppose this is sodium potassium ATPase pump, right? सेल के अंदर का जो फ्लूइड है that is ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एंड बाहर ECF, that is एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब ECF में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ICF में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ओके। अब देखो, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये एटीपी की एनर्जी को एक्सपैंड करके, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, सो ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट सोडियम आयन को सेल से बाहर लेके आता है और पोटेशियम आयन को सेल के अंदर लेके आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, सोडियम आयन का इफ्लक्स करता है और पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स करता है, राइट। दिस इज एक्टिव प्रोसेस, दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज दिस हैपेंस ड्यू टू एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, राइट। सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी की एनर्जी को यूज करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, सोडियम आयन का इफ्लक्स करता है और पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स करता है, राइट। समझ में आ गया? क्लियर है? देखो, ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन ही तो नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे हाइपोक्सिया की वजह से एटीपी की सिंथेसिस डिक्रीज कर चुकी है,
जब एटीपी की सिंथेसिस डिक्रीज कर चुकी है तो ऐसी कंडीशन में ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, राइट। अब देखो क्या होगा, चलो आगे देखते हैं। अब इस कंडीशन में जब एटीपी की सिंथेसिस डिक्रीज कर चुकी है तो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी की एनर्जी को यूटिलाइज करके काम करता है। अब जब एटीपी की सिंथेसिस डिक्रीज हो रही है तो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी। सो आई कैन राइट हियर डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी डिक्रीज करेगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा। सेल के बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सोडियम आयन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, मतलब सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा, राइट। सो आई कैन राइट हियर influx of sodium and water and efflux of potassium, right। सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा और पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होगा। वाटर भी सेल के अंदर इंटर करेगा आइसोऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, आइसोऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए वाटर भी सोडियम को फॉलो करेगा और सेल के अंदर इंटर करेगा, राइट। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जब वाटर सेल के अंदर इंटर करेगा तो सेल में स्वेलिंग होगी, इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइड्रोपिक चेंज, राइट। सो आई कैन राइट हियर स्वेलिंग ऑफ सेल ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, राइट। सो आई कैन राइट हियर swelling of cell or hydropic change। hydro means water, अब water enter कर रहा है, so I can write here hydropic change। clear, okay। अब ये जो hydropic change है, this is most important feature of cell injury, right। so I can write here most important feature of cell injury, right। okay। अब देखो, जब वाटर सेल के अंदर इंटर कर रहा है, सेल में स्वेलिंग हो रही है, तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं इनमें भी स्वेलिंग होगी, राइट। सो आई कैन राइट हियर ऑर्गेनल स्वेलिंग, ऑर्गेनल्स स्वेलिंग। सेल ऑर्गेनल्स में भी स्वेलिंग होगी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्वेलिंग होगी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स में भी स्वेलिंग होगी, और हम पहले ही ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में मोस्ट अफेक्टेड सेल ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ओके। swelling of cell and swelling of cell organelles। चलो अब देखो, जब वाटर की एंट्री होगी सेल के अंदर तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाएगी, राइट। समझ रहे हो, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होगी, और इस कंडीशन को हम कहेंगे मेम्ब्रेन ब्लेब्स, राइट। सो आई कैन राइट हियर मेम्ब्रेन ब्लेब्स हमें देखेंगे, okay। so formation of membrane blebs, और क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। so another is myelin figures, myelin figures भी देखने को मिलेंगे ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर मेम्ब्रेन ब्लेब्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ प्रोट्रूड होगी तो मेम्ब्रेन ब्लेब्स दिखेंगे, और साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलेगा रिवर्सिबल सेल इंजरी में माइलिन फिगर्स, राइट। माइलिन फिगर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। माइलिन फिगर्स बनते कैसे हैं? सो माइलिन फिगर्स कैसे बनते हैं? ड्यू टू डैमेज ऑफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डैमेज होने की वजह से
माइलिन फिगर्स बनते हैं. सो आई कैन राइट हियर माइलिन फिगर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डैमेज ऑफ मेम्ब्रेन. दूसरी बात माइलिन फिगर्स के बारे में करते हैं, कंपोजिशन. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ माइलिन फिगर्स? अब देखो, ये बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है? व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड, राइट. अब जब माइलिन फिगर्स मेम्ब्रेन के डैमेज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो माइलिन फिगर्स में भी फॉस्फोलिपिड होगा. ओके, सो कंपोजिशन में माइलिन फिगर्स के लिख सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स प्लस कैल्शियम आयन. ठीक है. देखो, रिवर्सिबल सेल इंजरी में भी माइलिन फिगर्स बनते हैं और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी माइलिन फिगर्स बनते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में माइलिन फिगर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं. सो इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में ज्यादा देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू रिवर्सिबल सेल इंजरी, राइट. ओके, चलो अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सिक्वेंस के बारे में. पहले कॉन्सिक्वेंस के बारे में हमने बात कर लिया, सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी डिक्रीज कर गई ड्यू टू डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी, राइट. क्लियर है? इजी. ओके, चलो अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे कॉन्सिक्वेंस के बारे में. ओके, देखो समझना जरा ध्यान से. अब यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो रही है. ऐसी कंडीशन में एरोबिक रिस्पायरेशन में स्विच कर जाएगा. क्यों? एटीपी की कमी को पूरी करने के लिए एरोबिक रिस्पायरेशन विल स्विच टू एनारोबिक रिस्पायरेशन. ग्लूकोज का एनारोबिक ब्रेकडाउन लगेगा होने. ग्लूकोज का एनारोबिक ब्रेकडाउन होने लगेगा. ऐसी कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनेगा और जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो पीएच डिक्रीज करेगा. चलो देखते हैं. जब एरोबिक रिस्पायरेशन एनारोबिक रिस्पायरेशन में स्विच करेगा तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस. अब देखो, जब ग्लूकोज का एनारोबिक ब्रेकडाउन होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या बनता है? कम ऑन टेल मी, यू ऑलरेडी नो. लैक्टिक एसिड और जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो पीएच विल डिक्रीज. पीएच डिक्रीज करेगा. क्या करेगा? पीएच डिक्रीज करेगा. और जब पीएच डिक्रीज करेगा तो ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियर क्रोमैटिन में क्लंपिंग लगेगी होने, राइट. सो आई कैन राइट हियर क्लंपिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन. ओके, ठीक है. चलो अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरे कॉन्सिक्वेंस के बारे में, राइट. चलो, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थर्ड कॉन्सिक्वेंस. देखो, जब एटीपी की सिंथेसिस डिक्रीज करेगी और साथ ही साथ जब सेल में वाटर एंटर करने लगेगा, सेल में स्वेलिंग लगेगी होने, तो ऐसी कंडीशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स अटैच हैं उनका डिटैचमेंट लगेगा होने, राइट. सो आई कैन राइट हियर detachment of ribosomes from RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स का डिटैचमेंट लगेगा. अब जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स का डिटैचमेंट लगेगा होने, तो ऐसी कंडीशन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बचेगा कहां? दैट विल कन्वर्ट इनटू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पांसिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस. अब जब राइबोसोम का डिटैचमेंट हो रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है. ऐसी कंडीशन में प्रोटीन की सिंथेसिस डिक्रीज होगी और लिपिड की सिंथेसिस इंक्रीज होगी. इजी है? क्लियर है? ओके, सो आई कैन राइट हियर डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस
Lipid synthesis. Okay, due to formation of a smooth endoplasmic reticulum, due to detachment of ribosome from rough endoplasmic reticulum, protein synthesis decrease and lipid synthesis increase. So this is all about reversible cell injury. चलो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं पूरा रिवर्सिबल सेल इंजरी को, ठीक है? इंजूरियस स्टिमुलस क्या है? हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया के लिए हम कहते हैं दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी। ऑक्सीजन डिफिशिएंट कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। अब हाइपोक्सिक कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया प्रभावित होगा तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन डिक्रीज करेगा। जब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन डिक्रीज करेगा तो एटीपी की कमी होगी, और जब एटीपी की कमी होगी तो तीन घटनाएं घटेंगी। सबसे पहले क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी डिक्रीज करेगी। सोडियम पोटेशियम एडीपीएस पंप की एक्टिविटी डिक्रीज करेगी बिकॉज दिस पंप वर्क ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी, राइट? ओके, नाउ अब इसकी एक्टिविटी जब डिक्रीज होगी तो सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा। जब सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा तो वाटर उसको फॉलो करेगा फॉर मेंटेनिंग द आइसोस्मोटिक कंडीशन एंड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन होगा। ऐसी कंडीशन में वाटर विल स्टार्ट एंटरिंग इनसाइड द सेल। सेल में स्वेलिंग होगी। इस स्वेलिंग को हम बोलेंगे हाइड्रोपिक चेंज एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेल इंजरी, राइट? जब सेल में स्वेलिंग होगी तो ऑर्गेनेल्स में भी स्वेलिंग देखने को मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्वेलिंग होगी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी स्वेलिंग होगी। और क्या होगा? मेम्ब्रेन प्रोट्रूड होगी ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। मेम्ब्रेन ब्लेड्स बनेंगे और साथ ही साथ माइलिन फिगर्स देखने को मिलेंगे। माइलिन फिगर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डैमेज ऑफ मेम्ब्रेन। और कंपोजिशन की बात करें तो माइलिन फिगर्स आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम आयन, ठीक है? ओके, चलो अब देखो ऑक्सीजन की कमी हुई, एरोबिक रेस्पिरेशन में स्विच हो गया। ऐसी कंडीशन में एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वजह से लैक्टिक एसिड बनेगा, पीएच डिक्रीज करेगा और पीएच डिक्रीज करने की वजह से न्यूक्लियर क्रोमैटिन में क्लम्पिंग लगेगी होने, सो क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन, राइट? थर्ड consequences डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच होगा तो ऐसी कंडीशन में प्रोटीन की सिंथेसिस डिक्रीज करेगी और लिपिड की सिंथेसिस इंक्रीज करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। इरिवर्सिबल सेल इंजरी, irreversible cell injury, irreversible cell injury। देखो स्टोरी कहां से शुरू हुई थी? कोई इंजूरियस स्टिमुलस आया लाइक हाइपोक्सिया, उसने सेल में रिवर्सिबल इंजरी की, लेकिन जैसे ही इंजूरियस स्टिमुलस रिमूव होता है सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में लौट आती है, राइट? इतना हमने पढ़ा है। लेकिन यदि वो इंजूरियस स्टिमुलस परसिस्टेंट है, लॉन्ग टाइम इंटरवल तक सेल पर एक्ट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सेल में इरिवर्सिबल इंजरी होती है, राइट? ये सारी स्टोरी हम पढ़ चुके हैं। तो सपोज यहाँ पर जो इंजूरियस स्टिमुलस है वो परसिस्टेंट है, ऐसे कंडीशन में सेल में इरिवर्सिबल इंजरी होगी। तो इरिवर्सिबल इंजरी में सबसे पहले क्या होगा? तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन। मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन, मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नेचर है सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन बाय सेलेक्टिव परमिएबल? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ टू एंटर सर्टेन थिंग्स इनसाइड द सेल एंड अलाउ सर्टेन थिंग्स टू गो आउटसाइड ऑफ द सेल। कुछ स्पेसिफिक चीजों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है सेल में इंटर करना और कुछ स्पेसिफिक चीजों को अलाउ करती है सेल से बाहर जाना। अब मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन के केस में क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का लॉस हो जाएगा। तो आई कैन राइट हियर लॉस ऑफ सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, राइट? सो लॉस ऑफ
selective permeability. Now membrane become completely permeable. Now anything can enter inside the cell and anything can go outside of the cell. No rock, right? So membrane become completely permeable. Right? अब देखो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन, साथ ही साथ ऑर्गेनेल सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनकी मेम्ब्रेन भी पूरी तरीके से परमिएबल हो जाती है, राइट? सो ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बिकम परमिएबल. अभी जो मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन हो रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन पूरी तरीके से कंप्लीटली परमिएबल हो रही है, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो साइटोसोल है, साइटोसोलिक कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी. मतलब साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, राइट? सो आई कैन राइट क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मेम्ब्रेन पूरी तरीके से परमिएबल है, कैल्शियम आयन कैन एंटर इनसाइड द साइटोप्लाज्म. So I can write here increase cytosolic calcium ion. अब ये देखो जो साइटोसोलिक कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से बहुत सारे एंजाइम्स जो कि इनएक्टिव स्टेट में है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और इन एंजाइम्स के एक्टिवेट होने की वजह से सेल में इरिवर्सिबल इंजरी होगी. सेल पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगी. कैसे? देखो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे निकलेंगे, एक्टिवेट होंगे जो फॉस्फोलिपिड का ब्रेक डाउन कर देंगे, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देंगे, डीएनए को डैमेज कर देंगे, न्यूक्लियर क्रोमैटिन को डैमेज कर देंगे, एटीपी को डैमेज करेंगे, राइट? चलो देखते हैं आगे, बहुत बातें समझ में आएंगी. तो ये जो साइटोसोलिक कैल्शियम आयन है ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है. सबसे पहले फॉस्फोलाइपेज. दूसरे नंबर पर डीएनएस, थर्ड इंडोन्यूक्लियस, फोर्थ प्रोटीएज एंड फिफ्थ एटीपीएस. ये सारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे ड्यू टू इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम आयन. ठीक है? अब देखो इन एंजाइम्स का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है. देखो जब फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट होगा तो एक्टिव होगा तो ऐसी कंडीशन में फॉस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन लगेगा. एंड रिमेंबर व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड. तो जब फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन कराएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? फॉस्फोलिपिड. और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होगा, डैमेज होगा, तो ऐसी कंडीशन में माइलिन फिगर्स बनेंगे. याद करो रिवर्सिबल सेल इंजरी में मैंने बताया था माइलिन फिगर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डैमेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, राइट? तो देखो फॉस्फोलाइपेज जब एक्टिव होगा तो क्या करेगा? फॉस्फोलिपिड ब्रेकडाउन. और क्या बनेंगे? माइलिन फिगर्स. माइलिन फिगर्स के बारे में हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी में डिस्कस किया था. दे प्रोड्यूस इन बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी, बट ये रिवर्सिबल सेल इंजरी में माइलिन फिगर्स ज्यादा बनते हैं. ओके, डीएनएस एंड endonuclease. These two enzymes are responsible for nuclear damage, right? So I can write here nuclear damage, right? देखो ये रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या हो रहा है, समझ रहे हो बात? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डैमेज. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फोलिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज, न्यूक्लियर क्रोमैटिन डैमेज,
protein breakdown. Protease enzyme is responsible for protein breakdown. So I can write here protein breakdown. Protein breakdown. And ATP is ATP degradation, right? So I can write here ATP degradation, right? तो देखो साइटोसोलिक कैल्शियम आयन के इंक्रीज होने की वजह से फॉस्फोलाइपेज, डीएनएज, एंडोन्यूक्लियस, प्रोटीज और एटीपीएस एंजाइम एक्टिव हुए और इन सारे एंजाइम्स के एक्टिव होने की वजह से फॉस्फोलिपिड ब्रेकडाउन, न्यूक्लियर डैमेज, प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड एटीपी डिग्रेडेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी या फिर कह सकते हैं मेम्ब्रेन डिसफंक्शन के कुछ क्लिनिकल एप्लीकेशन के बारे में, राइट? सो क्लिनिकल एप्लीकेशन so first is myocardial infarction और हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के केस में क्या होता है? कार्डियक मायोसाइट्स में इरिवर्सिबल इंजरी होती है। इरिवर्सिबल इंजरी यानी कि इरिवर्सिबल इंजरी में हमने क्या पढ़ा था? मेम्ब्रेन डिसफंक्शन। जब मेम्ब्रेन डिसफंक्शन होगा तो मेम्ब्रेन बिकम कंप्लीटली परमिएबल। अब कंप्लीट परमिएबिलिटी के केस में बहुत सारे एंजाइम्स लीक आउट करते हैं और सर्कुलेशन में आते हैं। इन्हीं को हम सीरम में मेजर करते हैं। सो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के केस में हम क्या मेजर करते हैं? इंक्रीज्ड सीरम में क्या इंक्रीज रहता है? व्हाट इंक्रीजेस? एंजाइम्स लाइक सीटीएमबी, LDH and of course troponin I and T। इन एंजाइम्स को हम मेजर करते हैं सीरम में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के केस में। यू ऑलरेडी नो, राइट? सो एंजाइम्स कैसे निकल रहे हैं, कैसे लीक आउट कर रहे हैं? ड्यू टू लॉस ऑफ परमिएबिलिटी। जब परमिएबिलिटी का लॉस होता है सेल मेम्ब्रेन के तो ये सारे एंजाइम्स लीक आउट करके सर्कुलेशन में आते हैं। इन्हीं को हम सीरम में मेजर करते हैं। So this is the clinical application of irreversible cell injury, right? Or we can say membrane dysfunction. Second is hepatitis. Hepatitis में क्या होता है? हेपेटोसाइट्स में irreversible injury होती है और बहुत सारे एंजाइम्स लीक आउट करते हैं। उनको हम मेजर करते हैं लाइक SGPT and SGOT. So these are two important clinical application of irreversible cell injury, right? और irreversible cell injury में क्या होता है? So second is mitochondrial dysfunction. माइटोकॉन्ड्रिया में लार्ज फ्लैक्यूलेंट एमॉर्फस डेंसिटी देखने को मिलती है एंड दिस कैन ऑब्जर्व ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन एंड मेम्ब्रेन डिसफंक्शन, दिस टू आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी या फिर कह सकते हैं इरिवर्सिबिलिटी। तो इरिवर्सिबिलिटी के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। पहला हम डिस्कस कर चुके हैं, मेम्ब्रेन डिसफंक्शन, और दूसरा अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। सो मेम्ब्रेन डिसफंक्शन एंड माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, these two are characteristic feature of irreversibility, right? तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन में हम लिख सकते हैं लार्ज फ्लैक्यूलेंट amorphous densities can be seen under electron microscope. This is only visible under electron microscope, right? Okay, अब हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अंतिम पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियर चेंजेस। सो न्यूक्लियर चेंजेस। सो फर्स्ट पिक्नोसिस। देखो पिक्नो मींस श्रिंकेज, श्रिंक होना।
So shrinkage. So I can write in pycnosis shrinkage of nuclear chromatin. Shrinkage of nuclear chromatin. This is the first point. Second is carrier axis. Carrier axis. Carry on means nucleus. And axis means fragmentation. So I can write here fragmentation of nuclear chromatin. Fragmentation of nuclear chromatin. Third is karyolysis. Carrion means again nucleus and lysis means dissolution. So I can write here dissolution of nucleus. So nuclear changes irreversible cell injury में देखने को मिलते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी में नहीं देखने को मिलते हैं. न्यूक्लियर चेंजेस में हम क्या लिख सकते हैं? Pycnosis, carrier axis and karyolysis. Pycnosis means shrinkage of nuclear chromatin, carrier axis means fragmentation of nuclear chromatin and karyolysis means dissolution of nucleus, right? तो irreversible cell injury में हमने क्या क्या देखा? Membrane dysfunction और इसके एप्लीकेशंस, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन और लास्ट में न्यूक्लियर चेंजेस में pycnosis, carrier axis and karyolysis. So this is all about irreversible cell injury. इस वीडियो में हमने रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें की, डिटेल में डिस्कस किया. अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज प्रोसेस ऑफ सेलुलर डेथ, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस.